हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्मार्ट नॉलेज में। और बच्चों, आज की जो वीडियो है ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। मैंने आपके साथ रिसेंट एक वीडियो में शेयर किया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उसके जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं फाइनल 9th to 12th क्लास के लिए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम 10th क्लास का जो साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर है उसको हम करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो आपके लिए काफी काफी हेल्पफुल रहेगी, एंड तक जरूर देखिएगा। इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम एक साथ करते हैं, तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो आज जो है इसमें हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। और जो सैंपल पेपर होते हैं वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि इनसे आपको आइडिया हो जाता है किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, किस तरह से आपको उनको अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है। वो काफी चीजें आपको क्लियर होती हैं। साथ ही साथ आपको कैसे टाइम मैनेज करके चलना है वो सब आपको यहाँ से क्लियर होता है। तो इस तरह के सैंपल पेपर जो है, जैसे अब ये सैंपल पेपर है, आपने सिलेबस कर लिया होगा तो इसको उतने ही टाइम में कवर करने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, जैसे आपका फाइनल एग्जाम होता है या सीबीएसई का आप एग्जाम दे रहे हो उसी तरह से इसको टाइमर लगा के और ऐसे ही इसको रीड करके अच्छे से और तब इसको कीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले जो गाइडलाइन है वो दी गई है कि ABCDE 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि आपका पैटर्न है। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये सारी जो डिटेल है बच्चों ये आप जानते ही हो, जैसे कि मिड टर्म आपका जो एग्जाम आया था, प्री बोर्ड आया था, उन सब में ऐसे ही था। तो सेक्शन ए हम करेंगे, खंड अ। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साथ साथ समझेंगे। अम्लीय प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो आप साथ साथ बच्चों हिंदी में देख सकते हो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। इंग्लिश में हम करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी अम्लीय प्रबलता के संदर्भ में सही बढ़ते क्रम में कौन सा है। बढ़ता क्रम लिखना है यानी लास्ट में कौन सा आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए जिसकी अम्लीयता ज्यादा है, जो ज्यादा एसिडिक नेचर का है। तो इसके अंदर जो मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो लास्ट में ये आना चाहिए। अब देखिए ये 2 में दिया गया है लेकिन बीच में इसमें क्या है, वाटर है, जबकि इसमें एसिटिक एसिड है, तो ये एसिड है। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर की होगी, उसके बाद एसिटिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिनके अंदर हीट जो है वो निकलती है, तो वो जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट दिया गया है कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, तो ये ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फर्स्ट जो है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, ये भी एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी आपका एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक नहीं है। एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी आपका एक्सोथर्मिक नहीं है। तो सीबीएसई में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे गलती कर सकते हो, सिली मिस्टेक्स आपकी हो सकती है क्योंकि आप क्या सोचोगे कि हाँ पहला ही इसका आंसर है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं यहीं पे मार्क कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। लास्ट तक ऑप्शन आपको जरूर देखने हैं और ए जो पार्ट है ये आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट रहने वाला है, ए और ई। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम और हमारा सेकंड, तो आपका ए आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया गया है, देखिए एक्स और वाई के बीच अभिक्रिया एक यौगिक जेड बनाती है। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड जेड। एक्स क्या करता है, एक्स लूज इलेक्ट्रॉन, और वाई क्या करता है, वाई गेन करता है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों के बीच में जो है एक रिएक्शन होती है और क्या बनता है, जेड बनता है। अब उसके बाद क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा गुण जो है वो जेड के द्वारा नहीं दिखाया गया है, यानी आपको बताना है कि जेड कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर शो नहीं करता। तो देखिए एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और वाई ने गेन किए हैं, तो ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक में ही ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो हाई होता है। तो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये ठीक नहीं है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि सॉलिड में नहीं करते। क्लियर? ये सी भी ठीक है।
अक्कर एज सॉलिड। आयनिक कंपाउंड वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही स्टेटमेंट, यही प्रॉपर्टी जेड कंपाउंड शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एसिड हैविंग द हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज वन विद, यानी उच्चतम हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला अम्ल जो है वो कौन सा है? तो उच्चतम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होगी? जिसकी पीएच कम होगी। अब पीएच कम किसकी है? यहाँ पे पीएच कम है 1.8, यानी बी की पीएच कम है। ये एक क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक परखनली में तैयार फेरस सल्फेट का घोल है, एक एल्यूमिनियम की पट्टी को डुबोकर रखा गया, जो परिवर्तन देखा गया वह कैसा है? ठीक है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप को इमर्स किया गया फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में। तो फेरस सल्फेट यानी FeSO4, उसके अंदर एल्यूमिनियम स्ट्रिप को डाला गया। अब एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस। क्लियर? तो ये बनेगा एंड साथ में जो आयरन है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन देखी गई? तो ग्रीन सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन, ये भी नहीं होगा। लोअर एंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बिकम स्लाइटली वार्म, नो। ए कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व, सल्फर है ही नहीं इसमें, है लेकिन वो इस तरह से नहीं निकलेगा। लाइट ग्रीन सॉल्यूशन चेंज टू ब्लू, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। जो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन है FeSO4, क्लियर, वो जो है किसमें चेंज हो जाता है? वो ब्लू में चेंज होने लगता है सॉल्यूशन ड्यू टू द एल्यूमिनियम सल्फेट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से कौन सा सही है जब HCl को जल के माध्यम से गुजारा जाता है? तो क्या इसके अंदर सही होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ से आप इसको पढ़ के और देख सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन HCl इज पास्ड थ्रू वाटर? So which of the following is true when HCl gas is passed through water? जो HCl गैस है उसको वाटर के थ्रू पास किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, it does not ionize in the solution as it is a covalent compound। सेकंड है, it ionize in the solution। तो देखिए HCl वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये आयनाइज हो जाएगा H प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये it ionize in the solution, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन, ऐसा नहीं होगा। इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन, तो H प्लस जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयन जो है यहाँ से बन जाएंगे। सो इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आपका सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा, यानी सी जो है इसका राइट आंसर आपका रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, पेंटेन के समावयव की संख्या कितनी होती है? तो पेंटेन के जो आइसोमर्स हैं वो 3 होते हैं। क्लियर? एन पेंटेन, नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पौधों की जड़ें हैं किस प्रक्रिया द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करती हैं? विसरण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं। सो रूट ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो कौन से प्रोसेस से करती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस एंड नन ऑफ दीज। तो रूट जो है, रूट हेयर से ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो वाटर है वो एब्सॉर्ब करती हैं। सो आपका ऑप्शन रहेगा सी, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आहार नली के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो आहार नली यानी जो फूड पाइप है उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन बिल्कुल डिफरेंट है, ट्रांसपिरेशन फिनोमिना बिल्कुल डिफरेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड डाइजेशन। देखते ही आपने जरूर इसको गैस कर लिया होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट किया गया, कॉन्सिस्ट ऑफ द ब्रीडिंग ऑफ टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर। तो टॉल पी प्लांट, ठीक है, टॉल पी प्लांट है और फ्लावर कैसे हैं? वायलेट फ्लावर, विद शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर, कैसे फ्लावर हैं? वायलेट हैं, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट वाज शॉर्ट। अब क्योंकि प्रोजेनी में कैसे हैं? शॉर्ट हैं। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट कैन बी। अब देखिए पेरेंट जो है उनमें क्या होगा? अगर शॉर्ट आ रहे हैं तो शॉर्ट का जो एलील है वो भी मिलेगा जरूर। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? लेकिन सारे वॉयलेट हैं, तो वॉयलेट कैसा है? डोमिनेंट है ना? वॉयलेट है तो डोमिनेंट है, लेकिन टॉल के साथ शॉर्ट भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब शॉर्ट का एलील होना चाहिए। तो इसका मतलब प्रोजेनी में क्या होगा? ये सी आंसर होगा इसका। ये तो वॉयलेट के लिए हो गया और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये टॉल के लिए हो गया। तो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश की दिशा के विपरीत जड़ की गति
यानी द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव। तो अवे फ्रॉम लाइट है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, गुलाबी रंग के दो पुष्प हैं, यानी टू पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्टिंग इन 1 and 2 पिंक एंड 1 व्हाइट फ्लावर, यानी ये आपको जीनोटिपिक रेशियो दी हुई है 1:2:1। तो आपको अच्छे से पता है कि किस तरह से ये रेशियो आती है। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी, तो जो नेचर है क्रॉस का वो कैसा है, डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्लियर, क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, तभी इसके अंदर आएंगे। जो रेशियो है आपकी 1:2:1, यानी एक प्योर जो है पिंक होगा, दो हाइब्रिड पिंक होंगे और एक इसमें कैसा रहेगा, व्हाइट रहेगा। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 वोल्ट की बैटरी आपको दी गई है, कैरीज 20,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, द वर्क डन इन 10 सेकेंड इज। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। एंड वर्क डन यहाँ से कैसे निकलेगा, ये आपको दिया गया है चार्ज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, चार्ज हमारा क्या है यहाँ पे Q एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना है, वोल्टेज है। क्लियर, तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ से 10 वोल्ट दिया गया है तो Q इंटू V, इस तरह से आप W निकाल सकते हो। तो Q कितना है हमारे पास 20,000 एंड इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10⁵5। तो ये B जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁵5 जूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में जो लाइंस हैं उनका नेचर कैसा होता है, दैट इज सर्कुलर। ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, वृत्तीय होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई जो है वो होता है यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16, द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स। तो किस किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे करता है, नंबर ऑफ लूप्स पे करता है, बिल्कुल करता है। जितनी ज्यादा लूप होंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जितना ज्यादा करंट होगा उतना स्ट्रांग होगा। नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे करता है, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 आपके असर्शन रीजन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो इसमें ए जो दिया गया है, ए और बी इस तरह का ऑप्शन, ये सब आप पहले भी कर चुके हो तो आपको बिल्कुल इनके बारे में आइडिया है कि कौन सा क्या रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, assertion है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्विस्ट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। तो बिल्कुल ठीक है। अब रीजन है, वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 की रेशियो होती है, ना कि 1:2 की। तो रीजन आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो इस तरह से कि जिसमें रीजन गलत है तो वो हमारा आंसर क्या होता है, सी आंसर होता है। तो सी जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। 17 का आंसर क्या रहेगा बच्चों, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे असर्शन दिया गया है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों में विभिन्नता देखी जाती है। वेरिएशंस आर सीन इन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिल्कुल देखी जाती है, ये आपका ट्रू हो गया। अब जब आपको रीजन देखना होता है ना, तो उसमें किंतु, परंतु, बट, इफ, ये सब लगा के देखिए। आपको अगर उसका आंसर मिल रहा है तो इट मीन्स वो रीजन उसका बिल्कुल ठीक है। क्लियर, तो यहाँ से देखिए वेरिएशंस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों देखी जाती है, बिकॉज द डीएनए मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय रेप्लिकेशन इज नॉट एक्जैक्टली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल डीएनए। तो बिल्कुल सेम डीएनए कभी नहीं होता, इसीलिए वेरिएशन आती है। तो आपको मिल गया ना इसका आंसर। तो ये आपका, ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल राइट है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। ठीक है, एनारोबिक में एक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल है। क्यों है, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्लियर, तो आपको आंसर मिल रहा है, देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, that is the magnitude of the magnetic field at a fixed point on the axis of a current carrying solenoid is inversely proportional to the current flowing through the solenoid। और इसमें दिया गया है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो देखिए करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका असर्शन क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स, और रीजन जो है आपका हो गया ट्रू। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, डी आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी हम सेकंड पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है,
नेम द टू मेटल्स विच आर अलाइड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। स्टील बनाने के लिए कौन सी जो मेटल्स हैं उनको जो है आयरन के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, ये दो मेटल जो है मिलाई जाती हैं। और अगर नॉन मेटल पूछा जाए तो कार्बन होता है। नॉन मेटल होती है कार्बन और मेटल होती है निकल एंड क्रोमियम। टू मेटल दैट आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए सिल्वर होती है और दूसरी गोल्ड होती है या प्लैटिनम है, कोई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट इसी का, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ। तो a metal is so soft that is can be cut with a knife and a non metal which is the hardest substance। तो देखिए यहाँ पे मेटल सो सॉफ्ट कौन सी है, लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, और तीसरी क्या है, लिथियम। और नॉन मेटल विच इज हार्डेस्ट, तो कौन सा है, डायमंड। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल डायमंड लिखेंगे आप। कार्बन और उसकी एलोट्रॉप है डायमंड। ए मेटल एंड ए नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पे मेटल कौन सी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मरकरी। और नॉन मेटल कौन सी है, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन हो गया 21 तक। सो बच्चों 21st क्वेश्चन तक हम सारे आंसर्स कर चुके हैं। उसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और विद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।